Okay, so hello everyone, guys. So this is the last chapter, which is biodiversity and conservation of ecology unit, and काफी important chapter है because इसमें बहुत सारे facts and figures हैं जिस पर हम एक जैसे एक certain population का number discuss करते हैं कि कितनी population अभी बची है, कितनी extinct हो चुकी है, then near equator कितनी है, across the poles कितनी है, then इसमें एक trends देखते हैं हम changes देखते हैं कि according to the different climate और डिफरेंट बायोम्स के हिसाब से पॉपुलेशन की जो स्पीशीज का जो काउंट है वो कितना है ना। उसके साथ साथ अगर आप आगे जाओगे देन हम ये देखेंगे जो एक्सटिंक्शन है उसके मेजरली फोर कॉजेज क्या है। एंड उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन, जिस पर हम देखते हैं कि इन सिटू मींस ऑन साइट, जिस पर हमें जैसे एक फॉरेस्ट है या कोई एक एरिया है जो काफी ज्यादा हमें प्रिजर्व रखना है सो दैट वी कैन सेव द स्पीशीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट। और एक एक्स सिटी होता है विच इज ऑफ साइट, जहां पर हम एक अर्बन सिटी में या फिर है ना एक सिटीज में हम बेसिकली एक ऐसा टाइप का क्लाइमेट या हैबिटेट बनाते हैं जहां पर स्पीशीज को लाया जाए ताकि वो अपनी एक पॉपुलेशन बढ़ाए एंड हम उनको प्रिजर्व कर सकें। जैसे जू होते हैं ना, जैसे दिल्ली पे हैं तो दिल्ली पे नेशनल जूलॉजिकल पार्क है, तो वैसे ही। ठीक है, तो ये कंप्लीट ओवरव्यू है इस चैप्टर का एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बायोलॉजी सीरीज, जिस पर हम मतलब बायोलॉजी सीरीज नहीं मीन्स बायोलॉजी का ये लास्ट चैप्टर है जो हम मार्गदर्शन प्रोग्राम पे कंप्लीट करेंगे इसको। एंड आई होप इससे पहले जितने भी चैप्टर्स कवर हुए हैं यू हैव एंजॉयड द सेशन, आपको मजा आया मेरे से पढ़ के एंड फीडबैक देना इस चैप्टर में भी एंड पे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी में हम लोग देखते हैं पैटर्न्स। ना व्हाट इज पैटर्न्स? पैटर्न्स यही है कि हम देख रहे हैं कि अगर हम ग्लोब को देख रहे हैं, राइट, अगर हम अर्थ को देखते हैं तो हम वहां पर नियर इक्वेटर क्या पॉपुलेशन होती है, राइट, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न पे क्या है एंड नियर द पोल्स क्या है। वी आर सीइंग द चेंज, वी आर सीइंग द शिफ्ट, राइट, कि कितनी चेंज आती है पॉपुलेशन पे, कितनी सूटेबल इन्वायरमेंट एंड सूटेबल कंडीशंस मिलती है एक स्पेसिफिक स्पीशी को या पॉपुलेशन को एक स्पेसिफिक हैबिटेट पे, तो वो सब देखेंगे हम, पैटर्न्स देखेंगे। ठीक है, देन एक स्पीशी का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है, कितना रोल प्ले करता है वो इकोसिस्टम पे। हमेशा ध्यान रखना कि जो की स्पॉट स्पीशीज होती है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज की बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिज्म की, तो वो काफी मेजर पोर्शन होल्ड करती है एक इकोसिस्टम को बनाए रखने में। तो इकोसिस्टम अच्छा तभी होता है जब एक स्पीशी, जो कुछ की स्पीशीज होती है उनका रहना बहुत जरूरी है, अगर वो एंडेंजर्ड हो जाए, अगर वो वल्नरेबल हो जाए, तो वो स्पीशीज का अगर एक्सटिंक्ट हो गया तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम में बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है एंड काफी खतरनाक तरीके से फिर वो इकोसिस्टम का जो रिदम होता है, जो नेचुरल फ्लो होता है, वो टूट जाता है। ठीक है, तो वो देखेंगे। देन उसके बाद हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो कैसा रहा है, उसके साथ साथ उसको कंजर्व कैसे किया जाएगा, है ना, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर द फ्यूचर जनरेशन, राइट। एंड उसके साथ हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब स्टार्ट करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है क्या। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि डाइवर्सिटी, है ना, बायो मीन्स बायोलॉजी, है ना, बायो मीन्स फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, कि कितनी विभिन्नता है। जैसे कि हम इंडिया की बात करें, इट इज सो रिच इन कल्चर, कितना डाइवर्स है, इतनी ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है, इतने सारे कल्चर को सेलिब्रेट किया जाता है ना। आप डिफरेंट स्टेट्स में जाओगे, स्टेट्स में ही आपको कितनी सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, एक स्टेट में कितने सारे कल्चर्स हैं, है ना, अपने सबके रीति रिवाज है ना, डिफरेंट टाइप के रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो यू कैन सी दी डाइवर्सिटी। सेम आप फॉरेस्ट में देखते हो, है ना, अगर हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, तो फ्लोरा एंड फौना कितने ज्यादा आपको दिख रहे हैं, कितनी स्पीशीज दिख रही है, कितनी डिफरेंट जीनस मिल रही है एक स्पेसिफिक हैबिटेट पे, जहां पर एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम बना है, एक स्पेसिफिक टिपिकल फॉरेस्ट का, तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अगर डेफिनेशन के बारे में जाऊंगा, टर्म बायोडाइवर्सिटी refers to the totality of genes, species and ecosystem of a region। एक रीजन के बारे में होता है। ठीक है, अब आप डिपेंड करता है कि आप एक रीजन का ले रहे हो, आप एक कंट्री का ले रहे हो, आप एक कॉन्टिनेंट का ले रहे हो, या आप पूरे वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन सेट कितना ले रहे हो, कितना एरिया आप कवर कर रहे हो। ठीक है, देन टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी विच वाज डिस्क्राइब्ड बाय एडवर्ड विल्सन, एक तो होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी और एक होती है क्या कहते हैं, हाँ पहले जेनेटिक की बात करते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी आपकी वो होती है जिस पर आप सिंगल स्पीशीज की बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है आपको। ठीक है, डिपेंड करता है रेंज पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेजर एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर होता है, लाइट होती है, सॉइल होती है। तो हर एक जगह कितनी मात्रा में वो एबायोटिक फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है। जैसे अगर आप डेजर्ट की एरिया में जाओगे तो वहां पे आप सब जानते हो कि सनलाइट कहीं ना कहीं ज्यादा होती है, टेम्परेचर कहीं ना कहीं ज्यादा होता है।
बट अगर आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के एरिया में जाओगे तो वहां पर आपको दिखता है कि रेनफॉल जो एवरेज वो ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। टेम्परेचर लगभग थोड़ा सा कम होता है, ह्यूमिड कंडीशंस होती है। तो अगर सेम स्पीशीज को आप दूसरी जगह ग्रो करोगे ना, तो आपको जेनेटिक डिफरेंस दिख जाएंगे, है ना। बिकॉज ग्रेजुअली वो चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू द नेचर, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स, एंड आपको जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिल जाएंगे। यही बात बता रहा है वो। जैसे कि आप देख रहे हो कि एक मेडिसिनल प्लांट है जो हिमालय में मिल रहा है आपको, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि हिमालयन जैसा प्लांट जहाँ मतलब हिमालयन जैसी जगह, हिमालयास, द ग्रेट हिमालयास, वहां पर रहना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मतलब हमारी, मैं अपने केस में नहीं बोल रहा हूँ, बट वहां पर इतनी हाइट पर स्पीशीज सरवाइव कर रही हैं, उस क्लाइमेट के हिसाब से एडजस्ट कर रही है ना, क्योंकि वहां का जो वेदर है वो एक सेकंड में चेंज हो जाता है। बट स्टिल राउ वल्फिया जैसे प्लांट जिसकी इतनी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल वैल्यूज हैं, वो भी वहां पर रह रहा है, ठीक है, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस रेस्पिरिन विच शोज जेनेटिक वेरिएशंस। देन इंडिया, अगर आप देखोगे, है ना, अगर आप जियो पॉलिटिकल वे में देखो, आप जियोग्राफिकल वे में देखो, तो इंडिया अपने आप में ही बहुत ग्रेट एंड महान कंट्री। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज इंडिया का जो जियोलॉजिकल क्या कहते हैं वेदर है ना, वो बहुत ही अच्छा है, इतना डाइवर्स है कि आपको यहाँ पर सब तरीके की चीजें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ यहाँ की सॉइल इतनी एक्सेलेंट है, यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज कितने अच्छे हैं, है ना। एंड प्लस यहाँ का डाइवर्सिटी इतना अच्छा है, इतनी प्यारा इकोसिस्टम है यहाँ पे, कि कोई भी स्पीशीज इजिली यहाँ पर सरवाइव कर जाती है, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि बाहर से हमने किसी एनिमल को माइग्रेट कर कर यहाँ पे लाया गया है, सो दैट वी कैन गिव देम अटमोस्ट केयर, एंड यहाँ पर वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाए। जैसे गिर फॉरेस्ट की बात करते हैं, आज सबसे ज्यादा लायंस वहां पर पाए जाते हैं, बट जब वो स्टार्ट हुआ था तब बहुत मिनिमम नंबर था, लेस देन 100, और आज हजारों की संख्या में वहां पे लायंस है। सेम गोज विद द चीता। आप एमपी में आप नेशनल पार्क की बात करते हैं, वहां पे चीता को लाया गया था, और आज की डेट में चीता का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि वहां का जो हैबिटेट है, इट बेसिकली सूट्स देम, राइट। सो इंडिया हैज मोर देन 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस। राइस की ही अगर बात करते हैं तो 50,000 से भी ज्यादा डिफरेंट वेराइटीज आपको राइस की मिलती है। सी दैट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट, यू शुड बी प्राउड ऑफ आवर नेशन। ओके, देन 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो देखने को मिलते हैं। देन हमने देख ली ये जेनेटिक डाइवर्सिटी, जहाँ पे जेनेटिक मेकअप पे, जैसे अगर एक प्लांट की बात करते हैं तो जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलती है, ठीक है। बट अगर स्पीशीज की बात करें, स्पीशीज लेवल पे, जैसे फ्रॉग है, ठीक है, फ्रॉग की ही बहुत सारी डिफरेंस आपको वो मिल जाएगी, स्पीशी मिल जाएगी। एक नॉर्मल फ्रॉग फ्रॉग भी होता है, एक ग्रेट पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी होता है, ठीक है, ब्लू पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी होता है ना। तो डिफरेंट टाइप के फ्रॉग मिल जाएंगे, है तो एक ही ना, राइट। तो वो बात होगी। उसके साथ साथ अगर आप इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में देखोगे, तो वो बायोम्स की बात करता है, जो हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पढ़ा था। हमने डेजर्ट कंडीशंस भी देखी थी, हमने ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में भी डिस्कस किया था, एंड उसके साथ साथ हम लोगों ने टेम्परेट एरिया की बात की थी, मैनग्रूव्स की बात की थी, वेटलैंड्स की बात की थी, ग्रासलैंड्स की बात की थी। तो यही सब बताता है, ठीक है। तो उसने तीन चीजें बताई। नंबर वन, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो जेनेटिक मेकअप में डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ स्पीशीज डाइवर्सिटी, देन आपकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नाउ स्पीशीज पॉपुलेशन, ये पूरा जो डाटा है ना, ये पूरा रटने वाला डाटा है 2004 की डाटा से, विच इज आईयूसीएन ने जो दिया था, दैट इज कि 1.5 मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हमारे बायोस्फीयर में है। तो उन्होंने ये बताया था कि अपना 1.5 लाख के अराउंड प्लांट्स हैं और एनिमल, इन दोनों की पॉपुलेशन, फ्लोरा फोना की पॉपुलेशन हमारे बायोस्फीयर में अभी तक कितनी डिस्कवर हुई है, या इतनी जो है वो नेमिंग हुई है, ठीक है। और रॉबर्ट मे ने एक एस्टिमेटेड बताया था कि हमारी जो ग्लोबल स्पीशीज की डाइवर्सिटी है वो अराउंड 7 मिलियन है। ओके, देन मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज आर एनिमल, और एनिमल में भी सबसे ज्यादा अगर कोई शेयर होल्ड करता है वो है आर्थ्रोपोडा, बिकॉज आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स हद लेवल में है, मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो अमंग एनिमल्स इंसेक्ट्स कंट्रीब्यूट अराउंड 70%। आप खुद सोचो, 100 में से 70% एनिमल्स का है, और 70% का 70% जो एनिमल की पॉपुलेशन है उसमें भी 70% आपके एनिमल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब आपके इंसेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। हम सब जानते हैं कि इंडिया का लैंड परसेंटेज एरिया 2.4% है। पूरे वर्ल्ड का 2.4% एक छोटा एरिया होता है, लेकिन उसकी ग्लोबल स्पीशीज में डाइवर्सिटी का परसेंटेज कितना है? 8.41, विच इज 4 times ऑफ इट्स एक्चुअल साइज। सो यू सी दैट हाउ इंडिया इज द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेगा डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। ओके, नाउ डायग्राम का आप देखोगे, इसमें एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है। अगर आप देख रहे हो कि इंसेक्ट्स काफी ज्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं, अदर एनिमल ग्रुप्स जहाँ पे हम लोग भी आ जाते हैं, बिकॉज हम सुपर क्लास मैमिलिया में आते हैं, देन क्रस्टेशियंस, मॉलस्का, ये सब आपको दिख रहा है, बिकॉज
जो आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम था, हमने पढ़ा है एनिमल किंगडम पे, आपका मोलस्का होता है, ठीक है। ये इनवर्टिब्रेट्स की बात हो रही है, सॉरी यहाँ पे नहीं बोलूंगा अदर एनिमल का, हम मैमल्स यहाँ पे, राइट। वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है जहाँ पर आपको फिशेस, स्पाइसेस, बर्ड, एव्स भी देखने को मिल रहे हैं, रेप्टाइल्स भी देखने को मिलते हैं, एम्फीबियंस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये तीन कैटेगरी है, और ये मैमल और ये सब एव्स ये एक ही में आते हैं, क्लास टेट्रापोडा पे आ जाते हैं, ठीक है, सुपर क्लास। तो वर्टिब्रेट्स में भी आपको देखने को मिल रहा है एक परसेंटेज, राइट। यहाँ पर आपको एंजियोस्पर्म्स, लाइकन्स, तो एक सबका पाई चार्ट बना के दिया हुआ है, दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि कितनी स्पीशीज कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है। क्वेश्चन एज सच इसमें आता नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आता है कि 1.5 लाख 1.5 मिलियन पॉपुलेशन आपकी जो है वो प्लांट एंड एनिमल्स की है टोटल। रॉबर्ट मे ने बताया था कि 7 मिलियन अराउंड आपकी ग्लोबल डाइवर्सिटी है, तो ये नंबर आपको याद करने की जरूरत है। उसके साथ हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, तो हम सब जानते हैं कि अमेजोन का द ग्रेट अमेजोन रेन फॉरेस्ट विच इज इन साउथ अफ्रीका इन ब्राजील, इट हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, सबसे ज्यादा, है ना। हम सब जानते हैं कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द लंग्स ऑफ अर्थ। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का कॉन्ट्रीब्यूशन इसी का ही होता है, इन्हीं का ही होता है ना। तो 40,000 species of plant, 3,000 species of fishes itself, right? Because उसी पे Amazon rainforest में आपकी the Great Amazon River भी आती है, ठीक है, which is the house of green anacondas, famous, है ना, मूवीज भी बहुत सारी आप लोगों ने देखी होगी। Then 1,300 of birds, 427 amphibians, 378 reptiles and more than 1,25,000 invertebrates। तो ये नंबर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फिगर है अगर आप याद कर लोगे ना तो ये अच्छा होगा, क्योंकि अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया कि दिस इज द स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट, स्टेटमेंट 3 और 4 करेक्ट, उस पर क्या होगा कि वो नंबर के साथ हेराफेरी कर देंगे, वो 3,000 की जगह 3,500 स्पीशीज ऑफ फिशेज बोल देंगे। सो इट कैन, दे कैन मिसलीड यू, सो यू हैव टू बी वेरी मच क्या कहते हैं अवेयर ऑफ द नंबर्स। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कितने नंबर है, कितना एग्जैक्ट नंबर है अभी तक डिस्कवर हुआ है। ये पुराना डाटा है बट हमको अभी याद यही करना पड़ेगा, बिकॉज एनसीईआरटी में अभी तक स्टिल अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी क्यों होती है एज कंपेयर टू द टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन की बात करता हूँ ना, तो टेम्परेट रीजन थोड़े से एरिड कंडीशंस होती है, मतलब ड्राई और हीट वाले कंडीशंस होते हैं। जैसे अगर आप टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करोगे तो गुजरात और राजस्थान के जो कुछ एरियाज है वहां पे आपको टेम्परेट कंडीशंस देखने को मिल जाएगी। वहां पे रेनफॉल भी, एवरेज रेनफॉल आपकी जो, हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो उससे काफी कम होती है। अगर आप रेन फॉरेस्ट की बात करते हो तो मोर देन 350 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। और जब हम बात करते हैं टेम्परेट एरिया की तो लेस देन 200 के अराउंड आपकी टेम्परेट में आपकी बारिश होती है। आपको लग रहा होगा सिर्फ 100-200 सेंटीमीटर का तो फर्क है, लेकिन बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है ये। बिकॉज अगर आप ट्रॉपिकल में जाओगे ना तो वहां पे बारिश की वजह से आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत सूटेबल होती है, ह्यूमिड एंड मॉइस्ट कंडीशन होती है, तो थोड़ा ठंडा रहता है एज कम्पेयर टू दी टेम्परेट रीजन। ओके, देन ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं होता कि आपका जो मौसम है वो अचानक से बदल रहा है, चेंज हो रहा है। वो लेस सीजनल होता है, कांस्टेंट रहता है मौसम। अगर मौसम कांस्टेंट रह रहा है सो यू विल बी एबल टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट, राइट। बिकॉज आप सब जानते हो कि एक कांस्टेंट एनवायरमेंट में रहना बहुत मजा आता है उसमें, है ना, बिकॉज उसमें इतने चेंजेस नहीं आते, है ना। एंड प्लस अगर चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो स्पीशीज को रेडी नहीं रहना पड़ेगा उस क्या कहते हैं उसको, अनप्रिडिक्टेबल चेंज को सरवाइव करने के लिए। बिकॉज अगर आप बाकी टेम्परेट रीजन पे जाओगे तो वहां पे एकदम अचानक से सडन सीजनल चेंज आता है जिसको सरवाइव नहीं कर पाती कुछ स्पीशीज, और उसी की वजह से एक्सटिंक्ट हो जाती है, राइट। तो वही बात है, स्पीशीज की डाइवर्सिटी वहीं पर ज्यादा अच्छी होती है जहां पर सीजनल चेंजेस उतने ना हो, एक कांस्टेंट तरीके का एनवायरनमेंट हो। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करूं तो वहां पे बारिश हमेशा ज्यादा ही होती है ना। तो एक रीजन से होती है, वहां का इकोसिस्टम उस तरीके से बना है। डेंस फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में तो अभी मोर देन 70% तो एक्सप्लोर ही नहीं हुआ, आप अंदर जा ही नहीं सकते, पावर रखने की जगह नहीं होती, ठीक है। सो देर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स which contributes to higher productivity. Okay, then this is the main thing, which is the मार्गदर्शन program, which is very beneficial and important for you guys। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज हम आपको ना तो सिर्फ यहाँ पे प्रिपरेशन करा रहे हैं, पूरा कंप्लीट आपको प्रिपरेशन तो करा ही रहे हैं, है ना, जिस पर आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, डीपीपीस मिल रही हैं, कंप्लीट पीसीबी नोट्स मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ पिछले साल के जितने भी पीवाईक्यूज है सॉल्व बाय एक्सपर्ट फैकल्टी आपको मिल रही है। तो ना तो सिर्फ ये मिल रहा है बट उसके साथ साथ आपको मिल रही है एक्सपर्ट एडमिशन गाइडेंस, विच इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। एग्जाम देना 50% काम होता है, आई विल से कि 40% काम होता है, उसके बाद काम होता है आपका मेन। जब आपको प्रॉपर गाइडेंस और मेंटोरशिप ही नहीं है कि एक्चुअल में काउंसलिंग होती कैसे है, किस साइट पर हमको जाना है, और हर एक यूनिवर्सिटी अपने एक स्पेसिफिक काउंसलिंग प्रोसीजर निकालता है, कौन सा डॉक्यूमेंट नीडेड होता है ना, किस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी कितनी है, आपको अगर इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं है देन देयर इज नो यूज ऑफ गिविंग एग्जाम।
और आप अपने अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, सब कुछ सही है, बट आपको पता ही नहीं उसके बाद कैसे होना है। सो वी विल गाइड यू इन दिस प्रोग्राम। ओके, पर्सनलाइज्ड कॉलेज काउंसलिंग मिलेगी इन केस आपके स्कोर हल्का फुल्का इधर उधर होता है। सो वी विल गाइड यू दैट व्हाट अदर ऑप्शंस यू हैव। ओके, देन यू कैन सी द स्मार्ट टूल्स वेयर यू विल सी 80 प्लस फॉरेंसिक साइंस कॉलेज के एनसाइक्लोपीडिया आपको मिलेगा। मतलब आप सोचो, आप लोगों को पता ही नहीं कि फॉरेंसिक साइंस में कितने कॉलेज है, आपने सब गिने चुने 4-5 यूनिवर्सिटीज की बात नाम सुना है, आपको एनएफएसयू तक में नहीं पता होगा। अपार्ट फ्रॉम 4 to 5 कैंपस विच वर फेमस, उसके अलावा भी बहुत सारे कैंपस है जो बैचलर्स का कोर्स ऑफर करते हैं। वी विल बी गाइडिंग यू दैट, एंड हम आपके स्कोर के बेसिस में वी विल बी एबल टू प्रेडिक्ट योर कॉलेज। वी विल टेल यू कि आपके स्कोर के बेसिस में दीज आर दी कॉलेज विच यू कैन गेट। सो उसके साथ साथ आपको रियल टाइम अलर्ट्स एंड अपडेट्स मिलेंगे, जैसे कि इन केस आपने कोई नोटिफिकेशन मिस कर दी, करेक्शन विंडो खुली थी लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप नहीं चाहोगे कि आपकी एक सीट एक माइनर सी गलती से आपकी छूट जाए, है ना? तो हर एक साइट से हर एक यूनिवर्सिटी की एक नोटिफिकेशन को अपडेट करना, दैट इज कंप्लीटली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी विल बी डूइंग दैट। ओके, देन ग्रुप इंटरेक्टिव सेशन होंगे मैम के साथ, एंड दिस इज आवर टैगलाइन दैट वी आर विद यू टिल योर फर्स्ट डे एट योर ड्रीम कॉलेज। मतलब जब तक आज से, आज इस लेक्चर जब मैं ले रहा हूँ, जब तुम पढ़ रहे हो, से आपका फर्स्ट डे जब अब तक आप अपने ड्रीम कॉलेज में फर्स्ट लेक्चर नहीं लगा लेते, तब तक हम आपके साथ हैं, सो दैट वी कैन इंश्योर आपको 100% सीट मिल रही है एंड आपके डिजायर्ड और ड्रीम कॉलेज में मिल रही है। ओके, सो यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट मेंशन्ड हियर, और ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर। ठीक है, सो एनरोल कर लो जल्दी, 50 सीट्स तो का ऑफर है ये, ठीक है, एंड सीट्स काफी जल्दी भर रही है और काफी डिसेंट प्राइस है ना? और जो लेवल की हम डिटेल्स इसमें देने वाले हैं ना, आप लोग एकदम, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, सो ज्वाइन दिस प्रोग्राम, है ना, एट 2999। देन स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की बात करते हैं कि एरिया का स्पीशीज से लेना देना क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको, जैसे हमने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में, कि अगर मैं आपको अनलिमिटेड फूड दे दूं और अनलिमिटेड स्पेस दे दूं, तो आप इजी सी बात है कि आप खाना पीना भी मस्त खा रहे हो एंड रहने में भी आपको कोई कमी नहीं है, जगह की कोई कमी नहीं है, मस्त आपको मिल रही है सब चीजें। तो अल्टीमेटली आपकी स्पीशीज हमेशा इंक्रीज ही करेगी, है ना? लेकिन आप खुद जानते हो कि अब वो चीज एक हाइपोथेटिकल चीज है, राइट? कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती है। अगर आपको एक स्पेसिफिक एरिया मिल रहा है इतना, और यहाँ पे सिर्फ दो आदमी है ना? तो वो दो आदमी मस्त रह रहे हैं, खाना पीना एकदम दो आदमी के लिए मस्त है, देन दे विल रिप्रोड्यूस, अपनी जनरेशन को वो बढ़ाएंगे, देन 2 से 3 4 5 6 7 ऐसे हो जाएंगे। तो आप सब जानते हो, इतने से पॉपुलेशन में जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाए, इतने से एरिया में जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, तो आप सब जानते हो कि फूड रिसोर्सेस एंड स्पेस की यूटिलाइजेशन करना दो आदमियों के लिए बहुत ईजी था, अनलिमिटेड ही था एक तरह से। लेकिन अब इतने सारे लोगों के लिए क्या वो चीज सफिशिएंट होगी? नहीं होगी। इसलिए हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ पढ़ते हैं, जहां पे आपने देखा होगा सी इज बेसिकली दी आपका इंटरसेप्ट है ना? तो स्पीशीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया। ये ए जेड क्या आपका, यहाँ पे जेड आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट है, वो बताता है आपकी, जनरली जेड की वैल्यू जो होती है वो 0.1 से 0.4 के बीच में होती है। इट मीन्स कि इतना ज्यादा बड़ा चेंज नहीं होता। बट अगर एरिया बहुत ज्यादा मिल रहा है, अगर एरिया काफी अच्छा है, जहाँ पे आपको एक्वाटिक सिस्टम भी मिल रहा है, टेरेस्ट्रियल कंडीशन भी मिल रही है, हर टाइप का आपको क्लाइमेट या बायोम्स मिल रहा है, तब ये 0.4 से भी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, खैर हमको ग्राफ को स्टडी करना है, सिंपल इक्वेशन है कि जो स्पीशीज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया की, लेकिन एक टाइम के बाद वो भी कांस्टेंट हो जाता है, बिकॉज आप सब जानते हो कि यहाँ पे स्पेस उनको इतना मिलेगा नहीं, खाना उतना मिलेगा नहीं, सो दे विल ऑल्सो यूटिलाइज अकॉर्डिंग एज पर द नीड्स, है ना? कि ताकि सबको उस तरीके से फुलफिलमेंट हो जाए। तो आप देख रहे होंगे रेक्टेंगल हाइप, दिस इज द ग्राफ जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। स्टार्टिंग में अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा था, देन आपकी पॉपुलेशन थोड़ी सी स्टेबल हुई, अब लगभग लगभग थोड़ा सा कांस्टेंट आ गया। ठीक है, इसी को हम लोगों ने किसकी टर्म पे लिखा, ग्राफ की फॉर्म पे लिखा, बिकॉज हम सब जानते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी इज बेसिकली इंटरसेप्ट, तो आपका सी यहाँ पर इंटरसेप्ट है, दिस इज द इंटरसेप्ट, राइट? दिस इज योर y एक्सिस विच इज द स्पीशीज, यहाँ पे दिख रहा है आपको y एक्सिस है ना? एरिया आपकी x एक्सिस है जो यहाँ पर मेंशन्ड है ना? एंड z आपका स्लोप है, यहाँ पे लिखा भी है z इज स्लोप, c which is y intercept, then s is the species distance which is the y axis, है ना? यहाँ पे है, एंड आपका जो a है which is the x axis। तो ये इस ग्राफ की पूरा ब्रेकअप हो गया, है ना? सो आई होप ये आपको ग्राफ अच्छे से समझ आया होगा। वॉन हमबोल्ट ने दिया था ये ग्राफ, जिसमें उन्होंने बताया था कि स्पीशीज का डायरेक्ट रिलेशन कैसे होता है। ठीक है, एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ है। तो क्वेश्चन इससे यही आता है कि ग्राफ का नेचर कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। उसके साथ उसने बात क्या की थी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला सीन। फिर आपको लेबलिंग पता होनी चाहिए कि किसका क्या वैल्यू, मतलब रिप्रेजेंट क्या करता है, जेड क्या है, स्लोप है, पता होना चाहिए, है ना? तो ये सब चीजें। देन इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे कि कम्युनिटी विद मोर स्पीशीज, जितनी ज्यादा स्पीशीज होगी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, है ना, क्योंकि इकोसिस्टम उतने अच्छे तरीके से बनेगा। अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। इट मस्ट बी रेजिस्टेंट एंड रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस और नेचुरल और मैन मेड, मतलब जैसे सीजनल चेंज आता है ना, थोड़ा बहुत सीजनल चेंज को वो इजिली क्या करें, क्या कहते हैं, सर्वाइव कर सके, है ना, इजिली दे कैन सर्वाइव दी सराउंडिंग्स। ठीक है, तभी स्पीशीज जो है एक रेजिस्टेंट रहती है, रेजिलियंट रहती है। अगर सडन सीजनल चेंज आ जाएगा एंड बहुत ही ड्रास्टिक होगा, देन ऑब्वियसली बात है स्पीशीज एंडेंजर्ड होगी, वल्नरेबल होगी एंड इन दी एंड एक्सटिंक्ट हो जाएगी, राइट। तो स्टेबल कम्युनिटी जो है आपकी वो तभी रह पाती है जब जो नेचर का जो, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्यों इतनी पॉपुलेशन है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर और वहां पे जो सीजन है वो लगभग सिमिलर रहता है। ओके, जब बात करते हैं स्टेबल कम्युनिटी मस्ट बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज, हम लोग एलियन स्पीशीज का इन्वेजन करते हैं, तो उससे होता क्या है कि कंपटीशन हो जाता है, मतलब नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन होता है, ये भी हमने पढ़ा है पॉपुलेशन के चैप्टर में, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन। मतलब एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को रिमूव करने की ट्राई करती है, जैसे हम लोगों ने आइकॉर्निया सोचा था हम ऑर्नामेंटल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाएंगे, एक अच्छा बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, उसको हम लेके आएंगे, उसको हम यूज करेंगे फॉर दी ऑर्नामेंटल इंडस्ट्री। उसको हमने बनाया और वो आज की डेट में टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, बिकॉज वो इतने ज्यादा तरीके से फैलता है कि उसने सारी स्पीशीज को मार दिया, है ना, और खुद तो वो बढ़िया उस पर्टिकुलर एरिया को कवर कर लिया, राइट। तो एलियन इन्वेजन होनी चाहिए, लेकिन उस तरीके से होनी चाहिए कि वो नेगेटिव इफेक्ट ना दे, नेगेटिव फीडबैक ना दे एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन को, राइट। उसके साथ डेविड टिलमैन का एक एक्सपेरिमेंट था कि उसने यही बोला था कि प्लॉट विद मोर स्पीशीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन, मतलब जिसपे ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट होती है वो कई हद तक कम वेरिएशन प्रोवाइड करता है, पर कम वेरिएशन देता है, राइट। तो जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगा उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगा, यही सब उसने सिंपल सा बोला था, ठीक है, टिलमैन ने। उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये आपके कुछ एक्सटिंक्ट स्पीशीज है जिनके बारे में हम सब जानते हैं, डोडो, है ना, क्विक, थाइलसीन, स्टेलर्स काउ, इट इज एक्चुअली दिस। इसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन, मतलब इतना ज्यादा यूज किया कि एक पूरा एक तरह से वो होगी, है ना। देन आपका पिजन भी आता है, जो आपकी कहते हैं पैसेंजर पिजन होती है ना, चिट्ठी भेजने के लिए यूज करते थे, इतना भेजने लगे कि भाई बंदा ही गायब हो गया, खत्म हो गई स्पीशीज। देन बहुत फेमस सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, बाली, जावा, कैस्पियन टाइगर्स, दे आर ऑल एक्सटिंक्ट नाउ, राइट। एंड वी आर राइट नाउ इट एंड मतलब हम लोग अभी सिक्स मास एक्सटिंक्शन की ओर है। हम सब जानते हैं कि अभी तक पांच एक्सटिंक्शन हो चुकी है, फाइव मास एक्सटिंक्शन हो चुकी है, जो कई हद तक ग्रेजुअल थी, स्लो थी, एवोल्यूशन के हिसाब से थी, एकदम सिंपल थी। लेकिन ये जो सिक्स मास एक्सटिंक्शन है, ये 100 to 1000 टाइम एक्स बहुत ज्यादा स्पीड पे हो रही है ना। बिकॉज हम सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से हो रही है ना, जिस तरीके का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके का पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से वॉर हो रही है, अभी आप खुद से देख लो, इतनी ज्यादा डिवास्टेशन, इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन, इट विल इम्पैक्ट द सोसाइटी, इट विल इम्पैक्ट द ह्यूमंस, इट विल इम्पैक्ट द फ्लोरा एंड फोना। और उसकी वजह से क्या होगा, एक्सटिंक्शन की और हम लोग और तेजी से बढ़ेंगे। तो इकोसिस्टम पे अगर सर्वाइव करना है तो मिल के रहना पड़ता है, म्यूचुअलिज्म से रहना पड़ता है, एंड चीजें उस तरीके से लेके चलनी पड़ती है। बट राइट नाउ इन प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा नहीं हो रहा है, राइट। सो वी आर एट द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन एंड इट इज, इसका करंट रेट 100 to 1000 टाइम्स फास्टर है, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। इफेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, जैसे आपकी स्पीशीज में बायोडाइवर्सिटी कम होगी तो आप देखोगे कि प्लांट, देखो सब आपस में कनेक्टेड है, हमने पढ़ा था फूड चेन, फूड में पढ़ा था। तो इकोसिस्टम वैसे ही मेंटेन होगा, जैसे ही प्लांट प्रोडक्शन कम होगा, अगर प्लांट प्रोडक्शन ही नहीं रहेगा, राइट, तो आप सब जानते हो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं ये, अगर खाना ही नहीं मिलेगा हर्बीवोर को इनसे, तो हर्बीवोर्स भी खत्म होंगे, हर्बीवोर्स नहीं रहेंगे तो कार्निवोर्स भी खत्म होंगे। तो आप खुद सोचो कितना बड़ा लॉस हो रहा है, राइट। सो डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, राइट, लोअर रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंट पर्टिवेशंस, जैसे आपकी ड्रॉट कंडीशंस है, एक्सट्रीम रेनफॉल फ्लड कंडीशंस है, उसके अगेंस्ट बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएगा कोई भी फ्लोरा फोना, राइट। इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम, जैसे कि प्लांट प्रोडक्टिविटी में चेंजेस आ जाएंगे, वाटर यूज में चेंजेस आ जाएंगे, है ना, तो इन सब चीजों पे चेंजेस आ जाएंगे। नाउ द मेन फोर विच इज एविल क्वार्टेट, मतलब चार सबसे बड़े रीजन आपके बायोडाइवर्सिटी लॉस के, वो क्या होते हैं। फर्स्ट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सेकंड इज ओवर एक्सप्लॉइटेशन, बहुत ज्यादा यूज करना, थर्ड इज किसी ऐसी स्पीशीज को इन्वेट मतलब लाना एक पर्टिकुलर जगह पे जो कंप्लीटली डैमेज कर रही है एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन को, थर्ड इज को एक्सटिंक्शन, है ना, फोर्थ इज को एक्सटिंक्शन, जहां पर दोनों एक दूसरे को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट एविल क्वार्टेट है, ठीक है, आप एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, फर्स्ट वन विच इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन।
हम सब जानते हैं कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो पॉपुलेशन है वो 6% था, लेकिन अब मतलब 6% हो चुका है फ्रॉम 14%। आप खुद सोचो, 14% ऑफ अर्थ बहुत बड़ा नंबर होता है। इंडिया में ही 2.4% तो हम खुद पूरा लैंड मतलब क्या कहते हैं, हमारा पॉपुलेशन में मतलब हमारे पूरे वर्ल्ड में इतना एरिया हमारा लैंड है, राइट। और उसमें हम लोग 8.4 की हम लोग बायोडाइवर्सिटी देते हैं, तो 4 टाइम्स देते हैं। आप खुद सोचो, जब 14% इतना बड़ा स्केल पे हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था, जो 6% की रेट पर आ चुका है, तो इतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इतना ज्यादा एरिया काटा जा रहा है फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना। अपने क्या कहते हैं, कंपनीज को अपने फायदे के लिए वो लोग काट रहे हैं, लैंड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, सो दैट दे कैन बिल्ड देयर ओन इंडस्ट्रीज। बेसिकली ये बहुत गंदे तरीके से अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि अमेजोन में देखो, सोयाबीन की कल्टीवेशन के लिए हम अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जो सबसे बड़ा हब है ऑक्सीजन का, उसी को काट रहे हैं, राइट, बिकॉज इट इज ऑल्सो नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लानट, राइट। सो डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट, ऑब्वियस ही बात है, आप किसी हैबिटेट को, अगर आप, फ्रेगमेंटेशन का मतलब ही वो है, हैबिटेट लॉस का मतलब ही वो है। अब वहां पर अपने पर्सनल यूज के लिए अगर किसी चीज को मतलब काट रहे हो, राइट, सो दैट आप वहां पे इंडस्ट्री ला सको, आप वहां पर अपना बिजनेस कर सको, तो ऑब्वियस ही बात है, आप कितने सारे हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन कर रहे हो। और वो हैबिटेट अगर जब कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, तो वहां की स्पीशीज कहाँ जाएंगी? आप उनको उनके ही घर से निकाल रहे हो, राइट। सो दैट इज हाउ आपको स्पीशीज लॉस मिलेगी, एंड वो एक्सटिंक्शन पे जाकर वो बनेगा। नाउ, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जब नीड, लालचपन पे, है ना, जब जरूरत है एक लालच पे चेंज हो जाती है ना, तब ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है। जैसे कि हमने पैसेंजर पिजन, ऑस्ट्रेलियर काउ का इतना ज्यादा यूज किया कि आज की डेट में वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, राइट। सो ये बात है, मैरीन फिश को हम लोगों ने इतना हार्वेस्ट किया। आज की डेट में जो लोग मछुआरे जो थे, जो सी शोर में आराम से मछली पकड़ लेते थे, वो उनको इतना आगे जाना पड़ता है ओशन पे, राइट। देन एलियन स्पीशीज इन्वेशन, ये मैंने आपको पहले भी बताया। जब आप किसी भी स्पीशी को इन्वेड करोगे एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट में, देन व्हाट विल हैपन, दैट पर्टिकुलर स्पीशी विल ट्राई टू एलिमिनेट द अदर वन, और वो एक कंपटीशन वाला पॉपुलेशन इंटरेक्शन होगा, विच इज नेगेटिव नेगेटिव, है ना, या पॉजिटिव नेगेटिव, प्रिडेशन वाला हो जाएगा मोर। या तो दोनों स्पीशीज बर्बाद, जो को एक्सटिंक्शन में देखने को मिलेगा, या तो प्रिडेशन में मिलेगा कि एक ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया दूसरे को। नाइल पर्च, वन ऑफ द अफ्रीका की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश है ये। इसका साइज अगर आप देखोगे ना, यूट्यूब में जाकर देखोगे, तो 6 फीट जितना भी होता है। आप सोचो, इतनी बड़ी फिश थी। मतलब हर एक फिश 6 फीट जितनी नहीं जाती, बट ये फिश बहुत लार्ज साइज में होती है, बड़ी होती है, एंड फ्रेश वाटर लेक है। तो उसको जब लेक विक्टोरिया पे इंट्रोड्यूस किया था, इसने 200 से भी ज्यादा स्पीशीज को ऑफ किकलेट चिकलेट फिश को कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया, राइट। पार्थेनियम कैरेट गैस ग्रास, एक, आप कोई भी नॉर्मल सा क्या कहते हैं, सूखी मिट्टी वाला ग्रास देख रहे हो, आप वहां पे पार्थेनियम को फेंक दो, आप विद इन महीना देखोगे, विद इन महीना वो जो ग्राउंड था, जो मिट्टी का ग्राउंड था, वो ग्रास में कन्वर्ट हो जाएगा। इतने खतरनाक तरीके से ये अपनी रिप्रोडक्शन करता है, इतनी जल्दी ये ओवर पॉपुलेट होता है, राइट। वैसे ही वाटर हायासिंथ आइकॉर्निया टेरर ऑफ बंगाल, है ना, एंड अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस गैरिपिनस, राइट। तो ये सब सेम एग्जांपल है। अब को एक्सटिंक्शन की बात क्या होती है? जब आपकी कंपटीशन हो रहा है, एक दूसरे को एलिमिनेट कर रहे हैं, व्हेन अ स्पीशीज, जैसे होता है ना कि या तो दोनों जिएंगे या तो दोनों मार मिटेंगे, वो वाली बात है। प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद इट एन ऑब्लिगेटरी वे ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट, मतलब एक्सटिंक्शन ऑफ होस्ट स्पीशीज लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ पैरासाइट। मींस, अगर एक पैरासाइट है और पैरासाइट ने होस्ट पर वो क्या हुआ है, टारगेट क्या हुआ, पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइटिज्म में यही होता है ना, कि एक होस्ट सेल है, ये होस्ट सेल है, और इसके अंदर ये आपका पैरासाइट रह रहा है। तो पैरासाइट सारी मैकेनिज्म, सारा मेटाबॉलिज्म, विटामिन, मिनरल सब होस्ट सेल का खाएगा, मारेगा नहीं उसको। लेकिन जिस दिन होस्ट सेल मर गया, वो खुद भी मर जाएगा। तो वही बात है, दोनों आपस में एक दूसरे को मार देंगे। तो कोइंसिडेंट का मतलब ही वो होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बायोडायवर्सिटी की कंजर्वेशन की, ठीक है, कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन क्या कहती है। तो सी, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन आपकी ये बताती है कि हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, राइट, प्लांट्स को, एनिमल्स को, किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग तीन टाइप की चीजें देखते हैं, इसको बहुत फनी वे में समझते हैं। एक होता है नैरो यूटिलारियन, मतलब नैरो मतलब छोटी सोच, जिसकी छोटी सोच है, जो सोचता है कि अगर मैं बीमार हो गया हूँ, है ना, तो जल्दी से दवाई ले लेता हूँ, ठीक हो जाओ। वो अपने आप को टाइम नहीं देता कि वो खुद भी ठीक हो सकता है। देन ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, मतलब जो बड़ा विजन रखता है, बिजनेस का विजन विजन रखता है। मतलब आप ये सोचो कि एक इंसान है जिसको अपनी बिजनेस कंपनी बहुत बड़ी करनी है, तो उसका एक अच्छा विजन होगा, बट हर एक चीज को सोच के।
ना एथिकल वाला कैसा इंसान है? एथिकल विजन वो होता है जहां पर आपने किसी को ऐसे बोल दिया कि देखो तेरी माँ की कसम है कि तू ये नहीं करेगा, मतलब दैट इज कंप्लीटली बाय लॉज, राइट? अब यहां पर अगर आपने कोई भी चीज को वायलेट किया, यू विल बी अंडर पनिशमेंट। सो नैरो यूटिलिटेरियन मतलब विजन जहां पे छोटा होता है, ब्रॉडली मतलब जहां बड़ा विजन होता है, सो दैट दे कैन कंजर्व मोर। एथिकल मतलब जहां एथिकल राइट्स आ गए, जहां पर लॉ का इंटरफेरेंस हो गया, ठीक है? तो ये बात है। सो नैरो में यही होता है कि ह्यूमन डिराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम नेचर, जैसे हम जानते हैं एज एज यूजुअल ह्यूमंस, उनको अपना बिजनेस ज्यादा सुटेबल लगता है, राइट? तो फूड, क्या कहते हैं, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इनके लिए वो लोग नेचर का यूज इतना ज्यादा करते हैं, इतना ओवर यूज करते हैं कि उस तरीके से डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पर वो यही बताता है कि अगर तरीके से यूज किया जाए तो हर चीज की मेंटेनेंस रखी जा सकती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो सकता है, राइट? देन बायो प्रोस्पेक्टिंग इज एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है? तो ये सब की बात है, नैरो यूटिलिटेरियन की बात ये है। देन ब्रॉडली यूटिलिटेरियन मतलब अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जैसे कि बहुत बड़ा हब है वो। इट इज रिगार्डेड एज द लंग्स ऑफ ऑक्सीजन, लंग्स ऑफ अर्थ। 20% ऑक्सीजन, सोच रहे हो आप, 20% ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आपकी कहाँ आती है? अमेजोन रेन फॉरेस्ट से आती है, ठीक है? तो उसको बचाना, राइट? सो ये सब चीजें हैं। अब बात करते हैं हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एक ह्यूमन, मतलब ह्यूमन कैसे कंजर्व कर सकता है बायोडाइवर्सिटी को? डिफरेंट मेथड्स को इंट्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ पर हम दो चीजें देखते हैं, मैं सिंपल बताता हूँ। एक होती है इन सिटू कॉन्वर्जेशन, कंजर्वेशन, कॉन्वर्जेशन नहीं, और एक होती है एक्स सीटू। तो इन सिटू मतलब ऑन साइट, और एक्स सीटू होता है ऑफ साइट। इन सिटू मतलब आप जानते हो कि एक हॉटस्पॉट का एरिया, जैसे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स है, आप सब जानते हो कि यहाँ पे वन ऑफ द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, मेगा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, हम वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को ऑब्वियसली बात है, वो जंगल का इलाका है, वो उसी इलाका, वहां पर आप कुछ अलग से तो नहीं बनाओगे, आप वहां पे बाउंड्रीज बना दोगे ताकि ह्यूमन इन्वेड ना करे वहां पे। एंड हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व है उस तरीके से, या मेगा बायोडाइवर्सिटी है, वो कंजर्व रहे, वो एंडेंजर्ड ना हो, वहां पे कोई हंटिंग ना की जाए। तो उसको हम इंसिटू कहते हैं, राइट? क्योंकि वो ऑलरेडी वहीं पे था। एक्सिटू मतलब ऑफ साइट। अब जैसे कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, अर्बन सिटी पे रह रहा हूँ, राइट? यहाँ पर हम लोगों ने जू बनाया सो दैट वी कैन कंजर्व पॉपुलेशन। हम यहाँ पे भी कुछ बायोडाइवर्सिटी थोड़ी सी इंक्रीज करें ताकि इकोसिस्टम यहाँ का भी उस तरीके का मेंटेन रहे, राइट? जैसे दिल्ली में एनजीपी एनजेडपी है, विच इज नेशनल जूलॉजिकल पार्क। जूस बनाते हैं हम लोग अर्बन सिटीज में, एक सिटीज के एरिया में क्यों बनाते हैं? ताकि हम उनको बचा सके। बोटेनिकल गार्डन्स क्यों करते हैं? हम कुछ कुछ स्पीशीज लाते हैं जो ऑलरेडी वल्नरेबल है, एक्सटिंक्ट होने वाली है, सो दैट वी कैन प्रिजर्व देम फॉर द फ्यूचर, सो दैट वी कैन कंजर्व देम ताकि हम आगे जाकर जेनेटिक स्टडी कर सके, राइट? तो बायोडाइवर्सिटी का यही सीन होता है कि दो टाइप की कंजर्वेशन आपको देखने को मिलती है, एक इन सितु और एक एक्स सितु, ठीक है? इसको अच्छे से समझते हैं। इन सितु कंजर्वेशन पे 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 90 नेशनल पार्क्स एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विच इज द लार्ज नंबर। और ये इंडिया में ही आपको देखने को मिलता है कि इतने लार्ज नंबर पे आपको कंजर्वेशन देखने को मिल रही है, ठीक है? देन अगेन सैक्रेड ग्रुप्स, वी ऑल नो दैट राजस्थान एरिया में लोग ट्रीज को भी पूछते हैं, है ना? जैसे कि आप ब्लैक बग वाला केस था, वो लोग अपने उस हिरन को भी पूछते हैं, मतलब उसका दूध बच्चों तक को पिलाते हैं। सो उनके लिए वो होली है, काफी रिलीजियस है, काफी स्पिरिचुअल है, दे कनेक्ट टू देम, राइट? तो आप खुद सोचो, इतना ज्यादा सेक्रेड है तो वहां पर उस चीज की इलीगल हंटिंग ना हो, डिफॉरेस्टेशन ना हो। अगर वहां पे होता है, देन वो सामुदाय जो है, जो वो ग्रुप है, जो वो कम्युनिटी है, दैट रिएक्ट्स वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट यू, ठीक है? तो सैक्रेड ग्रुप्स हो गया, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। तो ये सब चीजें, ठीक है, जो इन सिटू कंजर्वेशन पे आती है। एक्स सिटू की बात करें तो यहाँ पर हम जो एकदम खत्म होने वाले वल्नरेबल एंडेंजर्ड स्पीशीज है, उनको हम नॉर्मल नेचुरल रिसोर्सेज से एक ऐसी जगह पे रखते हैं सो दैट वो प्रोटेक्ट रहे उनके हंटर से, मतलब उनके प्रेडेटर से भी, राइट? जैसे कि जूलॉजिकल पार्क में ऑब्वियसली बात है, हम एक स्पेसिफिक एरिया पे लाइन को रखेंगे, एक स्पेसिफिक एरिया में टाइगर को रखेंगे ताकि वो दोनों आपस में ना भिड़े। एंड इसी तरीके से हम लोग उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉपुलेशन जब इंक्रीज करती है, देन हम क्या करते हैं, देन हम लोग उसको वहां पे लेके जाते हैं, क्या कहते हैं, एक जैसे हम लोग इन सिटू कॉन्वर्जेशन पे रिलीज कर देंगे फिर उनको, ऐसा होता है, राइट? कंजर्वेशन ऑफ गैमेट बाय क्रायो प्रेजर्वेशन, है ना, फ्यूचर के लिए बचाना। देन जेनेटिक स्ट्रेन्स आर प्रिजर्व्ड इन सीड बैंक, ठीक है? तो ये सब बात है। देन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दो समिट हमने अभी पढ़ी है जो बुक पे मेंशन है। फर्स्ट आपकी अर्थ समिट जो हुई थी रियो डी जेनेरियो में,
है ना, इन 1992। और एक आपकी हुई थी वर्ल्ड समिट ऑन साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग में, जो आपकी हुई थी 2002 पे। दोनों पर यही बात हुई थी कि हाउ वी विल बी सस्टेनेबल थिंकिंग के साथ साथ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करेंगे, हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं अपने बायोडायवर्सिटी को, फ्लोरा को, फोना को, ताकि हम आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ रखें, है ना। हम लोग तो उस चीज का एक्सपीरियंस काफी अच्छे से लेंगे, है ना। वी विल फुली यूटिलाइज द रिसोर्सेज जो हमें अभी मिल रही हैं, बट हम क्या फ्यूचर के लिए बचा पाएंगे? दैट इज द क्वेश्चन विच इज बीइंग डिस्कस्ड इन दिस समिट, राइट। तो इसका ऑब्जेक्टिव मेनली यही है। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस टुवर्ड्स द इक्वेटर प्राइमरली ड्यू टू, हम सब जानते हैं कि जब आप इक्वेटर के टुवर्ड्स होते हो तो स्पीशीज का जो काउंट होता है वो हद तक बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? बिकॉज सूटेबल पॉपुलेशन होती है, मतलब सूटेबल टेम्परेचर होता है, सूटेबल कंडीशंस होती हैं। तभी आप देखते हो कि अगर नियर पोल्स जा रहा है कोई, मतलब पोल्स के टुवर्ड्स जा रहा है, तो पॉपुलेशन का डिक्लाइन आता है। तो इन्वायरमेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा है। और उसके साथ साथ आप सब जानते हो इक्वेटर के पास सीजन उतना चेंज नहीं होगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट सीजनल मेंटेन रहेगा। तो उससे स्पीशीज को टाइम मिलता है कि अगर एवोल्यूशन हो भी रहा है तो काफी ग्रेजुअल प्रोसेस में हो, राइट। इन्वायरमेंट की स्टेबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन हो। तो इसलिए बी ऑप्शन होगा इसका। देन बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की, रिमूवल ऑफ कीस्टोन स्पीशी। कीस्टोन मतलब बहुत एसेंशियल स्पीशी। मैंने बताया था कि ये इतनी इंपॉर्टेंट स्पीशी है, अगर आप इनको हटा दोगे तो आपका पूरा इकोसिस्टम डिसरप्ट हो जाएगा। और अगर इकोसिस्टम डिसरप्ट होता है देन इट विल क्रिएट मेजर प्रॉब्लम। इकोसिस्टम बर्बाद हुआ तो आपकी पूरा एरिया का प्रॉब्लम आ जाएगा, राइट। एवोल्यूशन होगा वहां पर, स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने लगेंगी। सो अगर हम ऑप्शन को पढ़े, माइनर चेंजेस इन इकोसिस्टम, डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इंपैक्ट ऑन कम्युनिटी स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली दिस इज द आंसर। ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन 3 की। इफ ट्रॉपिकल रीजन हैड सेम एवोल्यूशनरी टाइम स्पैन एज टेम्परेट रीजन, द लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट वुड मोस्ट लाइकली। अब हम बोल रहे हैं कि ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है? रेन फॉरेस्ट का एरिया। अब रेन फॉरेस्ट के एरिया में जब इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, आप इमेजिन करो कि उसको हम एक टेम्परेट रीजन बना रहे हैं। टेम्परेट मतलब जहां पर टेम्परेचर कई हद तक ज्यादा होता है ना, एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल एरिया जहां पर रेनफॉल, जहां 450 सेंटीमीटर की रेनफॉल हो रही है एवरेज, वहां पे 200 तक हो रही है। तो कितना ड्रास्टिक चेंज आएगा। तो जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहने वाली स्पीशीज है, क्या वो उनके लिए इजी होगा उस चेंज को कोप अप करना? नहीं। सो डेफिनेटली दे विल डिक्रीज, खत्म तो नहीं होंगे, बिकॉज कुछ स्पीशीज होंगी जो सर्वाइव कर जाएंगी, है ना। दैट इज नोन एज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो होगा क्या कि डिक्रीज तो करेगी लेकिन खत्म नहीं होगी, कंप्लीटली डिसअपेयर नहीं होगी। तो हम ट्रॉपिकल रीजन को टेम्परेट बनाए क्यों, है ना। जैसे आजकल बन रहा है, रेनफॉरेस्ट की कंप्लीटली डिफोरेस्टेशन हो रही है फॉर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को आप वाइप आउट कर रहे हो, है ना। वहां पर आप कंडीशन ही खराब कर दे रहे हो। जहां रेन फॉरेस्ट में रेन होती थी वहां रेन ही नहीं हो रही है, क्योंकि पेड़ काट रहे हो आप, तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है बेसिकली। Question 4. Ecosystem often tolerate species loss up to the point before collapsing. This threshold behavior is best explained by Rivet Popper hypothesis. इसकी hypothesis ये थी, उसने एक एरोप्लेन की बात की थी कि अगर एक एरोप्लेन पे आप धीरे धीरे उसके नट बोल्ट, उसके पार्ट्स निकालोगे एंड उसकी कुछ कुछ एरोप्लेन की पार्ट्स को आप निकाल दोगे, तो ऑब्वियसली बात है वो प्लेन इन दी एंड क्रैश कर जाएगा। तो वही चीज उसने बोली थी कि अगर आप एक इकोसिस्टम से कुछ स्पीशीज को धीरे धीरे करके एलिमिनेट करोगे, देन इन दी एंड इकोसिस्टम क्या करेगा? पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, है ना। जैसे आपने बोला था कि नट बोल्ट निकाले, देन लास्ट में हमने विंग्स ही निकाल दिए। अगर विंग्स ही निकाल दिए तो एरोप्लेन क्या होगा? इट विल क्रैश। सो दिस इज व्हाट रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस ने बोला कि इकोसिस्टम ऑफन टॉलरेट स्पीशीज लॉस अप टू द पॉइंट बिफोर कोलैप्सिंग। मतलब कोलैप्स होने से पहले तक वो टॉलरेट करता है, लेकिन अगर आप बार बार, है ना, डिफॉरेस्टेशन करोगे, बार बार आप फॉरेस्ट की कटिंग करोगे, बार बार आप फॉरेस्ट का यूज मिस यूज करोगे, ओवर एक्सप्लॉइटेशन करोगे, तो ऑब्वियसली बात है स्पीशीज मर जाएंगी। जब स्पीशीज मरेंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो ये रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस थी। ठीक है। नाउ इन ए रीजन कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल आइसोलेटेड माइक्रो हैबिटेट्स ऑफ इक्वल साइज, मतलब एक रीजन पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स प्रेजेंट है, मतलब आपको डेजर्ट वाला एरिया भी मिल रहा है, ट्रॉपिकल भी मिल रहा है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्स है ना। एक स्पेसिफिक एरिया जैसे इंडिया, इंडिया में आपको डिफरेंट टाइप के रीजन मिलते हैं, राइट। आपको ठंडा इलाका में मिल जाएगा अगर आप हिमालयंस में जाते हो, आपको डेजर्ट एरिया में मिल जाएगा आप राजस्थान वेस्टर्न पार्ट पे जा रहे हो, आपको बहुत ज्यादा रेन फॉरेस्ट मिल जाएंगे अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न साइड जा रहे हो, राइट। तो वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स तो है ही। तो आप सोचो इतना ज्यादा इस एरिया में कितने माइक्रो हैबिटेट्स हैं। तो इससे होता क्या है, दिस इसमें लिखा हुआ है द ऑब्जर्व्ड स्पीशीज एरिया एक्सपोनेंट इज
अनयूजुअली हाई। मैंने बताया था जेड आपका स्लोप है जिसकी वैल्यू यूजुअली 0.1 टू 0.4 होती है, बट इसका हाई बता रहा है, मतलब 0.6 टू 1.2 के बराबर। इतना ज्यादा इंक्रीज क्यों हो रहा है वहां पर? बिकॉज वहां पर उस तरीके की यूनिफॉर्म एनवायरमेंटल कंडीशंस मिल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, इन्वायरमेंटल कंडीशन नहीं मिल रही, वहां पे मिल रहा है हाई हैबिटेट हेट्रोजिनिटी विच विल लीड टू स्पीशीज टर्नओवर। मतलब एक तो स्पेस मिल रहा है, इतनी ज्यादा आपको माइक्रो हैबिटेट्स मिल रहे हैं ऑफ इक्वल साइज, उसके साथ आपको डिफरेंट हेट्रोजिनिटी का मतलब ही क्या है? मतलब एक टाइप का हैबिटेट नहीं मिल रहा है, डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स मिल रहे हैं, ताकि स्पीशीज अपने हिसाब से, अपने सराउंडिंग के हिसाब से किसी एक सूटेबल इन्वायरमेंट को या हैबिटेट को चूज कर सके, है ना? और अगर वो ऐसे करेगा तो ऑब्वियसली बात है स्पीशीज का इंक्रीजमेंट होगा, राइट? So high habitat heterogeneity leading to the species turnover. Okay. Then again, this is the main thing, which is the Margdarshan program, right? So basically what it offers, जैसे कि आज हमने ये चैप्टर को फिनिश किया है, एंड बायोलॉजी जो जितना भी बायोलॉजी का सिलेबस था, नाउ वी आर कंप्लीटिंग दिस बाय दिस लास्ट चैप्टर, है ना? बिकॉज ये लास्ट चैप्टर है आपकी इकोलॉजी का एंड क्लास 12th की बायोलॉजी का। तो ऐसे ही हम लोगों ने आपको जितना भी सिलेबस है, पूरा सिलेबस हम लोगों ने आपको कवर कराया, है ना, यूट्यूब पे। नाउ इफ यू ज्वाइन आवर प्रोग्राम वी विल बी प्रोवाइडिंग यू कंप्लीट पीसीबी नोट्स एंड डीपीपीस। उसके साथ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे जहां पर आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो। अब आप पूछोगे सर कैसे? आपको लीडर बोर्ड मिलेगा, है ना? आप स्टूडेंट्स के अगेंस्ट compete करोगे। देन सॉल्व पीवाईक्यूज बाय एक्सपर्ट फैकल्टी, मतलब एक्सपर्ट फैकल्टी के जरिए आपको सॉल्व पीवाईक्यूज मिलेंगे, एक पीडीएफ की फॉर्म पे सिर्फ पीवाईक्यू नहीं पकड़ा दिया जाएगा, एक्सप्लेन, एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा। देन एक्सपर्ट एडमिशन गाइडेंस, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मींस एडमिशन जब आप करने जाते हो, जब आप काउंसलिंग करते हो, क्योंकि एग्जाम देना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप एडमिशन कैसे ले रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट नीडेड है। अगर आपको पता ही नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट नीडेड है, इस डॉक्यूमेंट का रेन्यूअल चाहिए, इस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी इतनी है, देन इट विल बी अ लॉस फॉर यू। तो सो हु विल अपडेट यू? वी विल गाइड यू, वी विल मेंटोर यू, राइट? पर्सनलाइज कॉलेज काउंसलिंग मिलेगी, रेस्क्यू प्लान इन केस आपके मार्क्स हल्के से भी इधर उधर होते हैं, तो इट मीन्स यू हैव अदर ऑप्शंस। ये तो यही है कि आप लोगों ने एक्सप्लोर ही नहीं किया, है ना? देन आपको 80+ फॉरेंसिक साइंस कॉलेजेस का एक बड़ा इंसाइक्लोपीडिया मिलेगा, है ना? वी विल बी एबल टू जज योर स्कोर अकॉर्डिंग टू योर, जज योर कॉलेज, मतलब हम आपको कॉलेज बताएंगे आपके स्कोर के बेसिस में, वी विल प्रिडिक्ट दी कॉलेज आपके स्कोर के बेसिस में, ठीक है? देन उसके साथ रियल टाइम अलर्ट्स एंड अपडेट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब पेपर देके आते हो, देन आप लेजी बन जाते हो ना, आपको पता ही नहीं होता कि हर एक यूनिवर्सिटी अपना एक प्रोस्पेक्टस निकालती है, अपनी एक काउंसलिंग का प्रोसीजर निकालती है। आप सोचते हो कि सीयूटी यूजी की वेबसाइट में आपको सब मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, एनटीए की वेबसाइट में नहीं मिलता है हर चीज। हर एक यूनिवर्सिटी अपना एक प्रोस्पेक्टस निकालती है, अपनी एक टाइमलाइन निकालती है कि इस टाइम पर इतने डॉक्यूमेंट्स नीडेड टू बी सबमिट। ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, तो उसकी एटमोस्ट गाइडेंस आपको कौन प्रोवाइड करेगा? हम लोग करेंगे, ठीक है? देन उसके साथ आपको ग्रुप सेशंस भी मिलेंगे विद प्रियांशी मैम, है ना? सो यू कैन ज्वाइन आवर प्रोग्राम विद दिस क्यूआर कोड। आपको यहाँ पे वेबसाइट भी मेंशन है, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, एंड प्राइस काफी डिसेंट है एंड बहुत बेनिफिशियल प्रोग्राम है भाई। क्योंकि एडमिशन, एग्जाम देना इजी होता है, एग्जाम तो कोई भी दे आएगा, लेकिन एडमिशन करना बहुत लंबा टास्क होता है। इसलिए हम लोगों ने लिखा है कि वी आर विद यू टिल योर फर्स्ट डे एट योर ड्रीम कॉलेज, है ना? और ये कोई प्रोग्राम छोटा मोटा नहीं है, प्रोग्राम आपका कब तक चलेगा? जब तक आप अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं बैठ जाते। आज से स्टार्ट कर लो आप, मार्च जून जुलाई, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त तक जाती है काउंसलिंग स्पॉट राउंड की। आपको पता ही नहीं होगा कि कब स्पॉट राउंड निकल रहा है, कब नहीं निकल रहा। सो वी विल बी कंप्लीटली गाइडिंग यू थ्रू आउट दिस जर्नी, ठीक है? जब तक आप फर्स्ट डे, फर्स्ट ड्रीम कॉलेज पर मतलब फर्स्ट डे अपना ड्रीम कॉलेज में लेक्चर नहीं लगा लेते, राइट? सो this is it guys, we have completed this chapter beautifully, the last chapter of biology which is biodiversity and conservation. Hope you like this lecture, है ना? प्लीज लाइक एंड कमेंट करना, एंड मिलते हैं फिर नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, दिस इज रितेश साइनिंग ऑफ।